हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के लिए एक हम नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हम आपको कराएंगे जी। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं पूरी आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री की 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 19, 20, 21, 22 मतलब कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। पूरी किताब के वायरल हम प्रश्न आपको कराने वाले हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर आपको दिलाना। तो इसीलिए हमने एक नया सीरीज ओपन किया है। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको चैप्टर वाइज तो वन शॉट हम करा ही रहे हैं, वो वन शॉट की क्लासेस चलती रहेंगी। फिलहाल हम आपकी पूरी किताब से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराते हुए चलेंगे, ठीक है ना। लगभग इस तरीके की सीरीज लगभग मैं कम से कम पूरी आपकी किताब का लगभग 7-8 सीरीज लूंगा इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि आपका पूरी तरीके से एक रिवीजन भी होता रहे और आपका जो वन शॉट की क्लासेस चल रही है वो तो चल ही रही है, ठीक है। चलिए जी, तो सभी तैयार हैं। देखिए, सभी स्टूडेंटों से मैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बात कर लूं। जितने स्टूडेंट यहाँ पे ये 4 चीजें जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहला, जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानना है या पढ़ना है वो इस वीडियो को देखें। जिनको पीवाईक्यू जानना है वो इस वीडियो को देखें। तीसरी बात, जिनको इंपॉर्टेंट जो पेपर में बार बार पूछे गए, कहते हैं ना कि पेपर पीवाईपी जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें। और जिनको मैं कह सकता हूं कि 70 नंबर लाना है, 70 मार्क्स लाना है, वो इस वीडियो को देखें। अगर केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर चाहिए तो इस तरीके से आपको सब हम कराएंगे जी। चलिए आइए, मैं एक और रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अभी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। एक और रिक्वेस्ट हमने कर लिया। तो पहला हमारा आता है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसका मुख्य कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है जी, तो यहां पे सीधा हमने लिख दिया है न्यूक्लिक अम्ल। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, ऐसे ही पेपर में जब आएगा तो आप लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त तो क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और फास्फोरस से, इन सभी यौगिकों से मिलकर, इन सभी जो हमारे पास तत्व है या परमाणु हम कह सकते हैं, इन सभी से मिलकर एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनसे सभी से युक्त मतलब इन सभी से मिलकर बना एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। सीधी बात है कि न्यूक्लिक जो अम्ल है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। अगली बात है, आप याद रखेंगे कि यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। अगली बात याद रखेंगे, अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक का मतलब यह है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर करने का कार्य ये न्यूक्लिक अम्ल करते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि जैसे पिता का जो गुण है वो उनकी संतान में जाएगा, उसके बेटे में जाएगा, तो पिता का जो गुण है वो उनके बेटे में जो ट्रांसफर करता है ना, जो ट्रांसफर करता है वही न्यूक्लिक अम्ल है। और न्यूक्लिक अम्ल के ही 2 प्रकार होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो डीएनए, आरएनए ये सब क्या करते हैं जी, ये गुणों का ट्रांसफर ही तो कराते हैं ना। तो यही सब बात है जी। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर करने का कार्य ये न्यूक्लिक अम्ल ही करते हैं। तो पहली बात न्यूक्लिक अम्ल हमने समझ लिया। इसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या है, तो उसका मुख्य कार्य हमने यहाँ पे लिखा है। पहला क्या लिखा है, कि डीएनए जो होता है अनुवांशिकता का रासायनिक आधार है। मतलब जो डीएनए होता है ना वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर करने का जो मेन आधार है वही रासायनिक आधार माना जाता है। किसको, डीएनए को। डीएनए क्या है जी, तो न्यूक्लिक अम्ल का ही एक प्रकार है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए है, डीएनए के वजह से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर हो पाता है। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट आसानी से समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात यहां पे बताया गया कि डीएनए लाखों वर्षों तक किसी भी प्रजाति का
पहचान बनाए रखता है। मतलब डीएनए जो है ना, ये लाखों वर्षों तक किसी भी पीढ़ी की पहचान को बनाए रखता है। जैसे कि हमें कैसे पता चला कि डायनासोर पहले के जमाने में, बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले डायनासोर होते थे। कैसे? क्योंकि आज भी डायनासोर की हड्डियां मिलती हैं, डायनासोर की कुछ कुछ ऐसे चीजें हमें मिलती हैं जिसमें डीएनए की वजह से, डीएनए की सहायता से हम पता कर पाते हैं कि उनकी आकार कैसे होगा, वो कितने बड़े होंगे, उनका गुण क्या होगा। ये सब चीजें हम डीएनए की सहायता से ही पता कर पाते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए जी, अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात, तो आज आपने पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको सच कहूं तो मैं दिल से आप सभी को सैल्यूट करता हूं और आप सभी के लिए मैं ताली भी बजाता हूं। क्यों? क्योंकि ये आप 100% लिख लीजिए कि अगर स्टूडेंट इस वीडियो पर क्लिक किए होंगे ना, उसमें से अगर मान लेते हैं अगर 100 स्टूडेंट क्लिक किए होंगे तो केवल 20 से 25 स्टूडेंट ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। अदर 75% जो स्टूडेंट होंगे ना, वो इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे। तो उनके नसीब में नहीं है दोस्त, उनके नसीब में नहीं था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना। अभी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब आपको कराएंगे जो 100% फिक्स है कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और 2027 में भी पूछे जाएंगे। तो इन 25% में आप होंगे, ये अच्छी बात है दोस्त। इसलिए मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कॉपी पेन लेकर बैठे, देखते हुए, समझते हुए और नोट डाउन करते हुए आगे बढ़े। समझ तो रहे होंगे ना? चलिए जी, अगला अगला हमारा आता है, अगला हमारा दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो है क्वथनांकों का उन्नयन क्या होता है। अब क्वथनांकों का उन्नयन क्या है जी? उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। तो क्वथनांकों में वृद्धि होना ही क्वथनांकों में उन्नयन कहलाता है। ठीक है? तो सॉरी दोस्त, थोड़ी हमको थोड़ा सर्दी हो गया है थोड़ा सा। तो सर्दी के कारण थोड़ी सी छींक मुझे आ जाएगी बीच में, तो मैं माफी चाहूंगा। ठीक है? तो क्वथनांकों में उन्नयन क्या होता है? क्वथनांकों का उन्नयन क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, मैं समझा रहा हूं, आपको याद हो जाएगा आसानी से जी। तो क्या हमने बताया कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर क्या होता है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलेंगे तो क्या होगा कि कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है? जिसके कारण वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। और इस घटना को क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं। ये बातें हैं जी। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया ना, तो ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, क्या कहें भैया, मैं सोच रहा था आज वीडियो ना लाऊं, बट फिर हमने कहा ना कि नहीं, वीडियो लाना जरूरी है, तो इसलिए मैं फिर लेकर आ गया। देख सकते हैं ये एक गिलास हमने ले लिया है। अब इस गिलास में हमने सबसे पहले विलायक को भर दिया है। क्या भर दिया है? विलायक। विलायक मतलब क्या होता है जी? जैसे कि पानी हो गया। ठीक है? तो पानी एक विलायक है। तो जब किसी विलायक में हम क्या करते हैं, अवाष्पशील विलेय को, अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम क्या करते हैं, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम इसमें घोलते हैं। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो क्या होगा जी? सीधी बात है, पहले इतना समझ लीजिए, विलायक मतलब जैसे पानी हो गया, जैसे शराब हो गया, ये सब विलायक है जी। ठीक है? जो लिक्विड अवस्था में होंगे। और अवाष्पशील विलेय का मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको हम कितना भी गर्म करें वो वाष्प में परिवर्तित ना हो। ऐसा कौन सा पदार्थ है जी? तो चीनी को अगर हम गर्म करेंगे तो चीनी तो वाष्प में बदल जाएगा।
पर नमक ऐसा चीज है कि नमक को कितना भी गर्म कर दे वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है। तो नमक इसका सीधा मतलब है अवाष्पशील विलेय का मतलब नमक। तो जब हम पानी में नमक को घोलते हैं तो घोलेंगे तो सबसे पहली बात क्या होगा, सबसे पहला होगा कि कणों की संख्या क्या होगी, कणों की संख्या बढ़ जाएगी। सबसे पहला तो यही होगा ना। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात पानी के जो कण थे तो पानी के कण दूर दूर पर होंगे, पानी के कण इस तरीके से दूर दूर पर होंगे, परंतु जैसे ही इसमें नमक के भी कण आए होंगे तो नमक के भी तो कण इसमें घुलेंगे, तो अब इसके कण क्या होंगे, कणों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो वही हमने कहा कणों की संख्या बढ़ जाती है। अब जैसे ही कणों की ऊर्जा बढ़ेगी तो अब बताइए इसमें क्या होगा कि इनकी कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इनकी इन कणों की गतिज ऊर्जा जो है ना, गतिज ऊर्जा, इन कणों की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वो क्या हो जाती है, घट जाती है। अब गतिज ऊर्जा क्यों घट जाएगी? क्योंकि देखिए कण बहुत पास पास है, बहुत पास पास होने के कारण ये कण तेजी से गति नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा घट जाती है। क्यों ऐसा होगा? तो बात समझिए, अगर आपको एक मेले में कह दिया जाए दौड़ने के तो आप तेजी से दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। अब वही एक खुला ग्राउंड हो तो उसमें तेजी से दौड़ पाएंगे, सही बात है ना। तो वैसे ही यहाँ पे कण बहुत पास पास हो गए हैं तो ये तेजी से गति नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। अब गतिज ऊर्जा जैसे ही घटा ना तो इसका जो वाष्प दाब होता है, गतिज ऊर्जा घटने के कारण इसका जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। वाष्प दाब घट जाएगा क्योंकि ये गति तेजी से गति नहीं करेंगे तो ये टक्कर नहीं मार पाएंगे इस तरीके से। जब टक्कर नहीं मार पाएंगे तो वाष्प दाब घटेगा ही घटेगा। अब वाष्प दाब घटने का मतलब यह है कि क्वथनांक बढ़ गया, ठीक है। तो वाष्प दाब घटने के कारण ही क्या होता है, वाष्प दाब घटने के कारण क्वथ क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक के बढ़ने की इस घटना को ही, क्वथनांक के बढ़ने की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं, या क्वथनांकों में उन्नयन हम कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो क्या हमने परिभाषा बोला, परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, यहां से नहीं, आप यहां से समझकर याद करेंगे, हमेशा आपको याद रहेगा, हमेशा। इसीलिए हम आपको कभी भी रटवा कर नहीं, समझा कर हम याद कराते हैं। क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा घट जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब भी घट जाता है, और क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्वथनांक के बढ़ने की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, लास्ट बार बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे, अच्छे से बोल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, अतः वाष्प दाब भी घट जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस संपूर्ण घटना को ही हम क्वथनांकों का उन्नयन कहते हैं। समझ गए? तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर सबसे पहले कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण वाष्प दाब भी क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि क्वथनांक का उन्नयन आपको आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे दो तीन बात है, ये आप समझिएगा। मान लेते हैं सपोज डेट कि जब ये विलायक था तो विलायक का जो वाष्प है, विलायक का क्वथनांक हम मान लेते हैं कि T है, विलायक का क्वथनांक हमने मान लिया कि T है। और जैसे ही हमने अवाष्पशील विलेय को इसमें मिला दिए तो अब ये टोटल विलियन बन जाएगा, तो विलियन का क्वथनांक हम मान लेते हैं TS है, ठीक है। तो ऐसे हम पहले मानते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सबसे पहले
जब हमने ये अवाष्पशील विलेय इसमें नहीं मिलाया था तो उस समय पर केवल विलायक था, तो विलायक का क्वथनांक कुछ ना कुछ होगा ना। तो हमने मान लिया कि माना विलायक का क्वथनांक, अब विलायक का क्वथनांक हमने मान लिया टी है, ठीक है। और जैसे ही अवाष्पशील विलेय को घोल देंगे तो अब ये टोटल विलियन कहलाएगा। तो विलियन का क्वथनांक हमने मान लिया कि विलियन का क्वथनांक, विलियन का क्वथनांक हमने मान लिया टी एस, ठीक है। तो अब हमें क्वथनांक में उन्नयन पता करना है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, तो क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा टीएस माइनस टी हो जाएगा। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब होता है टीएस माइनस टी हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कैसे, जैसे मतलब ये हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं पहले विलायक का क्वथनांक मान लेते हैं 5 था, और जैसे ही हमने अवाष्पशील विलेय को इसमें घोल दिया, तो घोल देंगे तो अब ये विलियन कहलाएगा। तो अब विलियन का क्वथनांक मान लेते हैं 15 हो गया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्वथनांकों में उन्नयन कितने का हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 5 को घटाएंगे। तो ऐसे ही टीएस में से टी को घटा दिया गया है तो हमें पता चल जाएगा कि क्वथनांक में उन्नयन कितने का हुआ है। बात समझ रहे हैं ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पता नहीं कहां से सर्दी हो गया हमें भाई। बट हम नहीं चाहते थे कि आपकी एक भी क्लासेस मिस हो एक भी दिन। अब मैं रेगुलरली लेकर वीडियो आ रहा हूं और मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगे भी वीडियो कंसिस्टेंसी के साथ मिलेंगी, ठीक है ना। भले ही थोड़ा हम ही मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी परेशानी हमें ही होगी, बट मैं आपको कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो प्रोवाइड करूंगा जी, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है लिपिड क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। अब लिपिड क्या है जी, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिपिड। लिपिड क्या है, तो लिपिड का हमने लिखा है कि वे कार्बनिक पदार्थ, वे कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ मतलब जैसे वसा हो गया, जैसे तेल हो गया, ये सभी कार्बनिक पदार्थ है। तो वे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें ही हम लिपिड कहते हैं, समझ गए। वे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं से मतलब जानवरों से और वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम लिपिड कहते हैं। पहला हमारा काम कंप्लीट हो गया, ये हर व्यक्ति समझ रहे होंगे। अगली बात क्या गया, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो लिपिड का मुख्य कार्य क्या है जी, लिपिड का मुख्य कार्य यहां पे हमने लिख दिया है। पहला पहला इसका कार्य है, पहला कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। मतलब जो लिपिड है ना, अगर किसी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, प्रोटीन की अभाव है, कमी है, तो उस समय पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा कौन, ये लिपिड करता है जी, ठीक है। अगला आता है कि शरीर के ताप को नियंत्रित करने में भी लिपिड का कार्य होता है, लिपिड नियंत्रित करता है। अगर शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, लिपिड करेगा। अगला आता है लिपिड जो होता है हार्मोन विकास में, वृद्धि में, पोषण में, जनन क्षमता में क्या होता है, जनन क्षमता को नियंत्रित करता है। मतलब लिपिड जो होता है ना, हार्मोन के विकास करने में भी, वृद्धि करने में भी, पोषण करने में भी, और जनन क्षमता मतलब बच्चे पैदा करने की जो क्षमता को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, लिपिड करता है। तो ये सब आपको क्या करना है, ये याद करना है। इसमें कुछ भी समझाने वाला है जी, आप पढ़ेंगे तब भी आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए जी अगला अगला हमारा आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अब फोर्थ नंबर क्या है, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। अब परासरण दाब क्या होते हैं, हालांकि ये टॉपिक ना बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया है,
चलिए हम एक बार और कर देते हैं। जिन स्टूडेंटों को याद है अच्छी बात है, जिनको याद भी है ना उनका तो रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है वो अभी आप समझ लें, हमेशा के लिए ये काम आएगा दोस्त, परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब हमेशा काम आएगा, तो इसको समझ लेते हैं जी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक बर्तन लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अब ध्यान पूर्वक आप इसको समझिएगा। ठीक है, ये हमने एक बंद बर्तन टाइप से है, या एक हमने खुला है इस प्रकार बर्तन हमने ले लिया है। ठीक है, ये हमने बर्तन ले लिया। ठीक है, इस बर्तन को, इस बर्तन में हमने बीच में, इस बर्तन में हमने बीच में क्या लगा दिया, इस बर्तन में हमने बीच में एक अर्ध पारगम झिल्ली लगा दी है। इस बर्तन में हमने बीच में एक क्या लगा दिया, इस बर्तन के बीच में हमने एक अर्ध पारगम इस तरीके से झिल्ली लगा दिया है। ठीक है, एक बड़ा सा बर्तन लिया, इसमें एक अर्ध पारगम झिल्ली हमने लगा दिया। इसका नाम क्या है जी, इसको हम कहेंगे अर्ध पारगम झिल्ली। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम झिल्ली, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक के कण ही आर पार निकल सकते हैं। जैसे पानी के कण हो गए, ये सब आर पार निकल सकते हैं। अदर ऐसा नहीं है कि पानी में चीनी घुला हुआ है या नमक घुला हुआ है तो वो आर पार नहीं निकल पाएंगे, केवल पानी निकल सकता है। तो इसी प्रकार, तो ये एक अर्धपारगम हमने झिल्ली लगा दिया है। ठीक है, तो आप समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, इस अर्धपारगम झिल्ली के इस साइड हम ले लेते हैं विलायक। हमने क्या ले लिया, सॉरी विलियन ले लेते हैं, विलियन। इसके इधर हमने विलियन ले लिया, और इसके इस ओर हमने शुद्ध विलायक को ले लिया, शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक मतलब शुद्ध पानी को ले लिया है, अब विलियन का मतलब पानी और चीनी का मिश्रण सपोज दैट हमने ले लिया है। ठीक है, ऐसा हमने कर दिया है। ठीक है, ये हमने इधर इतना में विलियन ले लिया है, इधर हमने शुद्ध विलायक मतलब पानी ले लिया है। अब अगर हमने इधर पानी और चीनी का मिश्रण है, इधर केवल पानी का, इधर पानी का मिश्रण है। अब सपोर्टेड समझिएगा बात को। अब बताइए, अगर हम इसको देर तक, बहुत देर तक छोड़ दें तो क्या होगा कि पानी के जो कण है ये दूर दूर पर होंगे, और इसके कण जो होंगे वो बहुत पास पास होंगे। तो इसके कण दूर दूर पर होने के कारण ये कण तेजी से गति करेंगे। तेजी से गति करेंगे कि नहीं करेंगे जी, गति तेजी से करेंगे। तो तेजी से गति करने के कारण ना ये शुद्ध विलायक के कण हैं, मतलब पानी के जो कण हैं वो किधर आने लगेंगे, वो विलियन की ओर आने लगेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया कि जब जब हमने कहा कि जब हमने शुद्ध विलायक और विलियन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो विलियन की ओर आने लगते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं जानते हैं, इस घटना को परासरण, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो चलिए, परासरण दाब हम समझ रहे थे, तो परासरण दाब में एक तो समझ में आ गया ना, परासरण किसे कहते हैं। सिंपल सा, ये भी आपको बहुत बार पेपर में ये परासरण ओनली पूछ लिया गया है। तो परासरण का परिभाषा क्या होगा कि जब किसी शुद्ध विलायक और विलियन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलियन की ओर आने लगते हैं। तो इस घटना को परासरण कहते हैं या परासरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि परासरण की क्रिया ना हो, चाहता हूं कि ये परासरण की क्रिया ना हो, मतलब शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो विलियन की ओर ना आए। तो न आने के लिए क्या करेंगे कि इसके जो विलियन के कण है ये धीरे धीरे गति कर रहे हैं, तो इसको तेज गति कराना पड़ेगा। तेज गति कराने के लिए इस विलियन पर हम क्या करेंगे, हम एक दाब लगाएंगे। तो विलियन पर हम क्या करते हैं, विलियन पर हम दाब लगाते हैं। तो हम विलियन पे एक मान लेते प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, तो इसके कण तेजी से गति करने लगेंगे। और जब तेजी से गति करने लगेंगे तो इसके कण जैसे ही आएंगे तुरंत इसके कण टक्कर मार देंगे, तो ये उधर ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब तब ये शुद्ध विलायक के कण विलियन की ओर नहीं आएंगे। तो जितना हमने दाब लगाया है उस दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। मतलब सीधी बात,
परासरण की क्रिया जो हो रही है इसको रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया जो दाब है ना, उस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। क्या बात समझ में आया? क्या आपको समझ में आया जी? हमने ये कहा कि जो परासरण की क्रिया हो रही है, परासरण की क्रिया मतलब क्या, कि जब शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर आने लगते हैं। तो इस घटना को ही परासरण कहते हैं। तो परासरण की क्रिया जो हो रही है इसको रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही, विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। बात आप समझ गए? तो यही तो परिभाषा आप बोल नहीं देंगे, सीधी बात यही बात लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो क्या होता है, तो शुद्ध विलायक के अणु जो होते हैं, अणु मतलब कण, तो शुद्ध विलायक के अणु या शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं। शुद्ध विलायक के जो कण हैं वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात हम इसे क्या कहते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं लास्ट में बोल रहा हूं, परासरण दाब का परिभाषा याद कर लीजिएगा। हर कोई इस तरीके से नहीं समझाएगा दोस्त, और हर कोई इतना समय नहीं देगा कि आप याद कर ही लीजिए, वीडियो में एक बार बताएंगे और चले जाएंगे। बट मैं चाहता हूं दिल से कि आप सभी अगर हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो एक बार सुन लीजिए और याद कर लीजिए। क्या बोलेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि परासरण दाब आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, फिगर आप ये जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, ये तो ही बनाना है, ठीक है, ये अदरवाइज उतना तो फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। ले लिए? ले लीजिए, चलिए जी, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा 5 नंबर हमारा क्वेश्चन। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। अब हमारा कह रहा है क्या, कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या कह रहा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं ये बताना है, बता देते हैं जी, क्या दिक्कत है। लिखा गया है कि जब 1 केजी विलायक में, किसमें, जब 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांकों में जितने की वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं जी, उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। एक बार और सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। हमने क्या बताया कि एक बर्तन हम लेते हैं, एक हम बर्तन ले लेते हैं, और एक बर्तन में हम क्या करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे। एक इस तरीके से ये हमने बर्तन ले लिया, ठीक है आप ध्यान से समझेंगे। एक हमने ग्लास ले लिया है, या बर्तन हम कह सकते हैं, एक हमने ले लिया, और इसमें हमने विलायक को घोल दिया है, विलायक। अब विलायक कितना घोले हैं, तो 1 केजी विलायक इसमें घोला गया है। कितने, 1 केजी विलायक को। तो जब 1 केजी विलायक में अगर हम विलेय का, 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल हम घोलते हैं, 1 मोल, ठीक है, जब 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर, ठीक है, 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर
क्या होता है कि विलयन के क्वथनांक में, विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बात आप समझे, हमने क्या बताया कि जब किसी विलायक में हम विलेय को घोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, विलयन ही तो कहलाएगा ना। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि 1 kg, केजी मतलब किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यही बात हमने लिखा है कि जब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांकों में जितने की वृद्धि होती है उसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे और इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल m इजकल टू, क्या होता है, स्मॉल m इजकल टू होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w इंटू डेल टी इंटू कैपिटल W। ये आप बाबू फॉर्मूला याद रखिएगा। ये क्या हो रहा है भैया, ये आप फॉर्मूला, ये आप फॉर्मूला याद रखिएंगे। ठीक है, ये आप फॉर्मूला यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे मोस्टली हम के एफ से दर्शाते हैं, तो एफ हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए ये स्मॉल एम है, ये 1000 है। ठीक है, ये के एफ, यहाँ पे जो के एफ है यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा स्मॉल एम क्या है, ये हमारा विलेय का भार, भार है, अणु भार है। ये हमारा है विलायक का भार। ये हमारा क्या है, एम क्या है जी, तो एम आप याद रखेंगे विलेय का, सॉरी विलेय का अणु भार है। ठीक है, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ये एम है विलेय का, एम जो है ना, एम स्मॉल एम ये विलेय का अणु भार है। ये जो हमारा विलेय यहाँ पे हम लेंगे, जैसे NaCl ले लिया गया, ठीक है, तो उसका अणु भार है। यहाँ पे के एफ आप समझ गए हैं, के एफ क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो स्मॉल जो डब्ल्यू है वो हमारा विलायक का भार है, विलायक का भार। ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो ये कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का, विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार है। और यहाँ पे टी एफ क्या है, डेल टी एफ, तो डेल टी एफ जो है ना वो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में जितने की वृद्धि हुई है ना इसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए जी, अच्छी बात है। तो ये आपको परिभाषा समझ में आ गया ना, इससे सिंपल कैसे हम बताएं जी कि 1 kg विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होगी उसी को हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे जी, सीधी बात है। अगला हमारा आता है नरस्त समीकरण को परिभाषित कीजिए। अब नरस्त समीकरण क्या है जी, हम सभी जानते हैं, ये टॉपिक बहुत बार हमने बताया है। क्या है चाहे जी, नरस्त समीकरण E इजकल टू क्या होता है, E इजकल टू ई नॉट 2.303 RT बाई NF log 10 1/mn प्लस, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
E इक्वल टू ई नॉट 2.303 RT बाई NF log 10 1/mn प्लस, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें हमने क्या बताया नरस्ट समीकरण में, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप समझे नरस्ट समीकरण में हमने क्या बताया है, तो E इक्वल टू, देखिए ये E क्या है, तो E हमारा है इलेक्ट्रोड विभव, ये E नॉट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये Mn प्लस क्या है 1/Mn प्लस, ये है धातु आयन की सांद्रता। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं किससे आपको याद रहे। ये E क्या है देख लीजिएगा, ये यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये आप याद रखेंगे। E क्या है इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव। और ये ई नॉट क्या है, ई नॉट है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और ये हमारा एम एन प्लस क्या है, तो एम एन प्लस है धातु आयनों की सांद्रता। एम एन ये मैग्नीज में है, मैग्नीज में एक धातु आता है, तो मैग्नीज में है तो धातु, और प्लस मतलब आयन, और कोष्ठ में बंद करते हैं तो इसको सांद्रता कहते हैं, तो धातु आयन की सांद्रता कहेंगे। तो ये हम लिख देंगे धातु आयनों की सांद्रता। तो ये तीन चीजें आपको याद रहेगा ना, ये तीनों चीजें याद रहेगा कि ई क्या है इलेक्ट्रोड विभव, ई नोट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और एम एन प्लस है धातु आयनों की सांद्रता। तो हमें यही बात बताया गया नरस्ट समीकरण में कि नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप टी पर, कोई भी टेम्परेचर हम मान लेते हैं टी है, तो हमने कहा कि नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप टी पर किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव और उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव और धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। एक बार और सुन लीजिए हमने क्या बताया, नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट और धातु आयन की सांद्रता Mn प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। यही हमने यहां पर लिखा है, यही बात यहां पे हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी कि नरस्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर, किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव E, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव देख लीजिए E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट तथा विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn प्लस, धातु आयनों की सांद्रता Mn प्लस में निम्नलिखित संबंध होता है। अब वो संबंध क्या है, वो यही है जी नरस्ट समीकरण का संबंध। तो बताइए आपको कोई दिक्कत है जी, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, तो आप बोल देंगे, आशा करता हूं आप बोल देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। हाँ एक और चीज है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये ई नोट समझ लिए, आर क्या है, टी क्या है, एन और एफ क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि पहले आर को बता दे रहा हूं, तो आर जो है ना, आर को हम कहते हैं गैस नियतांक, गैस नियतांक, ठीक है। और टी क्या है जी, तो टी को हम कहते हैं परम ताप। और ये एन क्या है, तो एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एफ क्या है, तो एफ है फैराडे नियतांक, नियतांक को हम स्थिरांक भी कहते हैं। बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये सर्दी बहुत खतरनाक चीज है जी, जिसको होता है वही जानता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। वैसे मजे में आपकी क्लासेस तो चल रही है ना, क्लासेस लेने में थोड़ी परेशानी मुझे आ रही है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम आपको चैप्टर वाइज सब कुछ करा रहे हैं इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो के माध्यम से। लगभग हमने 3 चैप्टरों का केमिस्ट्री करा दिया है और 4 चैप्टरों का फिजिक्स तक हमने कंप्लीट करा दिया है वन शॉट के माध्यम से।
तो वो तो सीरीज चल रहा है, उससे जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो सबसे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। और ये हमने एक सीरीज ओपन किया है जिसमें कि हम आपको चैप्टर वाइज नहीं बल्कि पूरे किताब से इंपॉर्टेंट हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मतलब सब्जेक्टिव करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इस तरीके से भी पढ़ाई आपका चलता रहेगा जिससे कि पूरा आपका रिवीजन चलता रहे। तो ये तो हम सब करा रहे हैं, पर अक्सर स्टूडेंट में देख रहा हूं कि वो सोच रहे हैं कि सर हमें एक ही जगह मुझे चाहिए कि पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब से कौन इंपॉर्टेंट नियम है ये मुझे पता चल जाए, कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, कौन सा इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कौन इंपॉर्टेंट हमारी बार बार पूछे जाने वाली प्रयोगशाला विधि है, औद्योगिक विधि कौन सा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से हैं, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कौन सा है। तो इस तरीके से हजारों मतलब लगभग बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि सर इसका हमें पीडीएफ कहां से मिलेगा। तो इन सभी का सॉल्यूशन हमने ले आ दिया है इस टॉपर नोट्स में। ये टॉपर नोट्स आपको बेहतर नहीं बेहतरीन बनाएगा, जो मैं ये कह दे रहा हूं। इस टॉपर नोट्स में हम आपको क्या दे रहे हैं, तो ध्यान से अगर आप समझिए तो इसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये टॉपर नोट्स है, और इस टॉपर नोट्स में हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको टॉपर बनाने में मदद करेंगे, वो भी क्या, वो भी चैप्टर वाइज। और सबसे खास बात, मेरी टॉपर नोट्स में क्या आपको बेहतर चीज मिलेगा, तो हम जो टॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्त कि आप सोच रहे हैं कि किताबी लैंग्वेज से प्रोवाइड करेंगे, तो किताबी लैंग्वेज ना तो हम पढ़ाते हैं और ना ही हम आपको नोट्स में देंगे। हम वो आसान भाषाओं का यूज करिए हैं, आसान भाषाओं में आपको ये टॉपर नोट्स मिलेगा जिससे कि आप अच्छे से तैयारी अपनी कर पाए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ओनली अगर आप केमिस्ट्री लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपए में केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स मिल जाएगा। बट मेरा मानना है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के टॉपर नोट्स ले ओनली मात्र 199 रुपए में। अगर आप ओनली 199 तो मैं कह रहा हूं, बट इसमें भी जो भी गरीब स्टूडेंट है जिनके पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है तो उनको मैं बता दूं तो मात्र 169 में 169 रुपए में उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिंदी की भी टॉपर नोट्स लेते हैं तो 300 का नहीं दोस्त, 300 का नोट्स नहीं मिलेगा, बल्कि ओनली 249 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो ये टॉपर नोट्स लेना और लेकर अभी से जरूरी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी समय है दोस्त, समय है, समय से ही आप ले लीजिए और लेकर स्टडी कीजिए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे मात्र 249 रुपए में। तो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर अभी मैसेज कर लीजिए और ये टॉपर नोट्स मांगेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, आप पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और उस टॉपर नोट्स में से बेहतर तैयारी अपनी कीजिएगा। तो नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से समझेंगे, ये सब क्वेश्चन उसमें मिलेंगे जी, सब चालकता, चालकत्व और उसके बाद शील स्थिरांक और विशिष्ट चालकता। अब ये क्या होते हैं, इन सभी को स्पष्ट करना है, बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहले हम चालकत्व समझते हैं जिसे हम विद्युत चालकता भी कहते हैं। तो ये क्या होता है जी, तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट चालकता, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता न कहते हैं जी, विशिष्ट चालकता कैसे कहेंगे, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, विद्युत चालकता हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप बोल सकते हैं किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है ना, तो चालकता इक्वल टू चालकता सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, ये चालकता का फॉर्मूला हमने लिख दिया है। ठीक है, जहां पर सी क्या है, सी है चालकता, चालकता कहें या विद्युत चालक कहें, विद्युत चालकता कहें या चालकता कहें या चालकत्व कहें, ये हमारा सी है। और ये आर क्या है, तो ये हमारा प्रतिरोध, ये क्या है, प्रतिरोध है। तो हमने यही कहा कि कोई भी चालक है ना, मान लेते हैं ये एक चालक तार है, तो किसी चालक तार के प्रतिरोध जो होता है
किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, इसका मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इसका मात्रक होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है सेल नियतांक। अब सेल नियतांक क्या होता है, तो इसको भी ध्यान से समझेंगे। लिखा गया है किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। मतलब सीधी बात है कि सेल नियतांक का फॉर्मूला होता है सेल नियतांक। तो सेल नियतांक का फॉर्मूला होता है L/A। ये आप याद रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये एक सेल है, ध्यान से बाबू, आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये एक सेल है, ये हमारे पास धातु के दो प्लेट है। एक हमारा ये धातु का प्लेट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक धातु का प्लेट ये हमारा आपको दिखाई दे ही रहा होगा, दे रहा है ना। ये दो धातु के प्लेट है। तो इन दोनों धातु के प्लेटों के बीच की जो दूरी है ना, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वही है L। तो ये जो दो धातु के प्लेट है इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं जी, इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। इन जो दो हमारे पास ये धातु के प्लेट दिखाई दे रहे हैं इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो है वो है L। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है L, और इलेक्ट्रोड की कुछ ना कुछ मोटाई होगी ना, तो उसी मोटाई को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हम यही कह रहे हैं कि A क्या है, तो A है इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। दोनों के अनुपात जो होंगे ना, उस अनुपात को ही हम सेल नियतांक कहते हैं। तो एक बार सुन लीजिए, परिभाषा याद हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे कि किसी सेल के, क्या बोलेंगे कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। यही बात लिखा गया है, किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं सेल नियतांक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगली बात हमें कह रहा है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो विशिष्ट, किसी भी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब विशिष्ट चालकता को हम याद रखेंगे कि विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ, जहां रो को हम रो, किस रो क्या है, यही रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी चालक है तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, चलिए ले लिए ना स्क्रीनशॉट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो नहीं लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो हम शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको समझा देते हैं। तो क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया है जी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको हम समझा देते हैं कैसे। तो जैसे हम यहाँ पे एक बॉक्स लेकर समझाते हैं। हम कह रहे हैं कि सपोज डेट, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि सपोज डेट एक हमने अभिक्रिया ले लिया जो है R इक्वल टू P। ये हमने एक अभिक्रिया ले लिया है, जहां ये R क्या है जी, तो R है, R को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया जब स्टार्ट नहीं हुई है तो उससे पहले जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी चीजें हम पदार्थ लेंगे वो अभिकारक कहलाएगा। अभिक्रिया के बाद जो हमें मिल रहा होगा इसको हम उत्पाद कहते हैं। ये सही बात है ना जी। तो रिएक्टेंट को ही अभिकारक कहते हैं, पी मतलब प्रोडक्ट को उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है।
एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो हमने ये बताया आपको कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, हमने क्या बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का कुछ ना कुछ तो वेग होगा ना, ये कुछ ना कुछ स्पीड से ये गति कर रहा होगा। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, तो वो जो अभिकारक है तो अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात के समानुपाती होता है। समानुपाती को ही हम कह सकते हैं निर्भर होता है। तो हमने क्या बोला, हमने यही बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है। एक बात आप समझिएगा, ये आर क्या है, अभिकारक है। अभिकारकों के सांद्रता, सांद्रता मतलब कोष्ठ में बंद करते हैं तो इसको सांद्रता कहते हैं। तो अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात के क्या होता है, निर्भर करता है। तो यही तो बात हमने बोला। तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, परिभाषा याद कर लीजिएगा। क्या बोलेंगे कि आप बोलेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वही लिखा गया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के, अभिकारकों की सांद्रताओं की शून्य घात पर निर्भर करता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया परिभाषा याद हो गया होगा। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये आर समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है के। ये आर के पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, किसी की भी पावर में अगर 0 हो ना घात में तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 अगर के में गुणा कराएगा तो ये हमारा के ही हो जाएगा। तो आर इजकल टू क्या होगा, के। ये आर क्या है, तो आर है हमारा वेग। के क्या है, तो के है हमारा वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो इतना आप सभी कुछ याद रखिएगा, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसका एक चीज और हम इससे कहा दिया है, क्या कहा है जी, कि उदाहरण के द्वारा, क्या कहा है कि उदाहरण के द्वारा हमें इसको समझाइए। तो हम समझाते हैं उदाहरण के द्वारा जी। तो उदाहरण, इसके एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे उदाहरण में कि जैसे H2 प्लस Cl2, ये दोनों अगर क्या प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो दो मात्रा में HCl का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये आप केवल क्या करेंगे, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसके ज्यादा अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो वही हमारा होगा कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसका जो वेग होगा, इसका जो वेग होगा वो क्या होगा जी, तो जो अभिकारक है, अभिकारक कौन कौन से हैं, इसका जो वेग होगा वो क्या होगा, ये जो अभिकारक है, तो अभिकारक क्या है, एक H2 है और एक हमारा Cl2 है। तो अभिकारकों की सांद्रता हम कर देंगे, तो अभिकारकों की सांद्रताओं के शून्य घात के क्या होता है, शून्य घात के समानुपाती होता है, यही होता है ना। तो ऐसे हो जाएगा। अब हम सभी के बात जानते हैं कि ये आर, अब ध्यान से बाबू अगर थोड़ा अगर और समझना चाहे डीप में, तो ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो इक्वल का चिन्ह आएगा, ये हमारा एक नियतांक जो है के हो जाएगा। इसके H2 के पावर 0 है, तो किसी की भी पावर अगर 0 हो तो इसका मान होता है 1, उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया। Cl2 के पावर भी 0 है तो इसका मान होगा 1, तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 1 का अगर के में गुणा होगा तो ये के ही तो ओनली होगा ना, तो अंत में हमें क्या मिल जाएगा, अंत में हमें फिर फॉर्मूला मिल जाएगा आर इजकल टू के। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो हो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है वो वेग स्थिरांक के ही बराबर होता है। सीधी बात है, स्क्रीनशॉट आप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें कह दिया है इसका लक्षण बताइए, तो इसका गुण आप देख लीजिए। सबसे पहला इसका गुण है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरणों का पालन करती है, और वो समीकरण यही है जी, के इक्वल टू
शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो निम्न समीकरण का क्या करती है, पालन करती है। ठीक है, यहाँ पे ये बात आप याद रखेंगे। इसको अगर हम देखना चाहें ना तो इसको हम लिख सकते हैं, एक समीकरण का पालन करती है जो है k = x/t। ये आप याद रखेंगे, जहां x वियोजन की मात्रा है, t समय है, आपके वेग स्थिरांक है। अब इसको जब आप समाकलन वेग समीकरण पढ़ेंगे ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, एक ये डेरिवेशन है, उसको पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, बट याद रखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरणों का पालन करती है। ठीक है, अगली बात आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग होता है सदैव स्थिर होता है। स्थिर मतलब नियत होता है। अगली बात कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगली बात यहाँ पे याद रखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, मतलब इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो k है, इसका मात्रक जो होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ये आप स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए। ठीक है, ले लिए ना? अरे भैया ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, ले लिए ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए जी, अगला हमारा आता है 9th नंबर क्वेश्चन। क्या कहते हैं 9th नंबर कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर कीजिए। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताना है। तो ये आणविकता हमने लिख दिया, ये अभिक्रिया की कोटि हमने लिख दिया, तो दोनों का अंतर हम कर देते हैं। तो सीधी बात है, मैं आपको बता दूं कि अभिक्रिया की जो आणविकता है वो एक क्रिया विधि, ठीक है, ये सीधी बात है। कंपैरिजन करके याद कीजिएगा, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाइएगा। सीधी बात है, कंपैरिजन करके याद करेंगे, तुलना करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभिक्रिया की जो आणविकता है वो क्या है, वह एक क्रिया विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब अभिक्रिया की आणविकता को हम क्रिया विधि द्वारा प्राप्त करेंगे। ठीक है, और यह एक याद रखेंगे कि आणविकता क्या है, एक सिद्धांतिक मान होता है, वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया मान होता है, तो उसी को हम सिद्धांतिक मान कहते हैं। यहाँ पे मान कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये मान कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। जबकि अभिक्रिया की जो कोटि है इसको प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्रयोगों द्वारा प्राप्त करते हैं, और यह एक प्रायोगिक मान होता है। अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, अगली बात हमारा आता है कि जो आणविकता होता है, अभिक्रिया की जो आणविकता होती है वो शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, भिन्नात्मक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये अभिक्रिया की जो आणविकता होता है वो शून्य, ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकता। शून्य का मतलब आप समझ गए होंगे कि जीरो नहीं हो सकता, ऋणात्मक का मतलब -1 -2 इस तरीके से नहीं हो सकता। अब भिन्नात्मक मतलब आप समझ गए होंगे कि p/q के रूप में नहीं हो सकता। p/q का मतलब 1/2 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, दशमलव के रूप में नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आणविकता का मान नहीं हो सकता है। जबकि जबकि याद रखेगा, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक मतलब धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। और भिन्नात्मक मतलब p/q के रूप में सॉरी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, मतलब p/q के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अगली बात आप याद रखेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता किसी सरल अभिक्रिया की ज्ञात की जा सकती है। मतलब आणविकता केवल सरल अभिक्रिया, सिंपल अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है। जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है ना, कोटि, वो सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है। तो आप तुलना करके इसको याद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें। तुलना करके ही याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है, अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं।
संक्रमण तत्व जो है वो रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं जी। तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि संक्रमण तत्व अधिकांश यौगिक, संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जटिल अवस्था में रंगीन यौगिक बनाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं कि संक्रमण तत्व क्यों रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। सीधी बात मैं आपको समझा दूं एक लाइन में। संक्रमण जो तत्व होते हैं ना, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं। अब क्यों रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्योंकि क्योंकि एक स्टूडेंट है, थोड़ा मैं बात कर लूं। हेलो, हाँ जी, हेलो जी, नमस्ते, बताइए। जी। वो हम्म। जो तीन पता हेलोइन है ना। क्या, कौन सा चैप्टर? हेलो, वही हेलो, हेलोपेन तथा हेलोरिन 16 जी जो जी चैप्टर। जी जी, चैप्टर 6। हाँ सॉरी, तो उसमें की उस तो नहीं पूछेगा जैसे कि क्लोरोफार्म किसे कहते हैं, जैसे कि डीटीए किसे कहते हैं, किस तरह उस तरह पूछेगा। प्रयोगशाला बनाने की विधि किस तरह, मतलब पेपर में आएगा जिसमें से तैयार करूंगे। जी जी जी, देखिए, बताएंगे कुछ। देखिए अभी हम क्या है, अभी चैप्टर 3 पर हम है। चैप्टर 3 हमने आपको कंप्लीट करा दिया है, रासायनिक बलगतकी तक केमिस्ट्री में। अब उसके बाद चैप्टर 4 पढ़ाएंगे डी तथा ए ब्लॉक के तत्व। फिर हम चैप्टर 5 आपको पढ़ाएंगे उप संयोजक यौगिक। तो अभी 2 चैप्टर बचे हुए हैं, 2 चैप्टर जैसे कंप्लीट होते हैं ना, फिर हम आ जाएंगे आपके जो चैप्टर जो आप कह रहे हैं उस पर। तो उस पर जब हम आएंगे ना, तो हम आपको बहुत ही एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपको अपनी स्टडी करना है, कौन किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 6 में। तो या तो आप इस तरीके से वीडियो का इंतजार कीजिए, जब हम पढ़ाएंगे तो उस तरीके से पढ़ लीजिएगा, या आपको जो यहाँ से नंबर ये मिला है, ये टॉपर नोट्स के लिए हमने बताया होगा, तो उसी में ये नंबर आपको दिया गया था, तो वहां से आप नंबर लिए होंगे मुझे लगता है जहां तक। तो आप टॉपर नोट्स अगर ले लेते हैं तो उसमें आपको चैप्टर वाइज सब मालूम चल जाएगा, किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है। आप सब इसमें जी बता दीजिए। चैप्टर 6 हेलोपेन तथा हेलोरिन 16 हम्म। ये है तो वही तैयार कर लेंगे तो वही उसमें फंस जाएगा ना। हाँ जी, बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए, बट अभी जल्दी हम कराएंगे उसको, टेंशन आप ना लें। अभी एग्जाम में टाइम है, ठीक है, सबको लेकर चला जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आप उसको तैयार कर लीजिए, फिलहाल हम वीडियो लाते हैं तो उस पर भी आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और वही तो अभी का वीडियो देख रहे थे, वही 6 वाला। चलिए, अच्छी बात है, उसको देख लीजिए, फिर हम वीडियो लाएंगे, ठीक है, 2027 के लिए ना, तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। सर, सर इसमें तो उस तरह नहीं ना पूछेगा ना, जैसे कहते हैं किसे कहते हैं, मतलब केटी हाइड्रोजन कार उसमें नहीं पूछेगा ना वो, उस तरह ऐसा नहीं रहेगा टू में। जैसे उसमें हमने वीडियो में कैसे बताया आपको। मतलब जैसे आप बताए वो उसी हिसाब से पेपर में पूछेगा ना। हाँ जी, जैसे हम बताए हैं वैसे ही पूछेगा, आप उसी तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। ठीक है। उसको मैं तैयार कर ले, मतलब कि फेयर बना ले इसी तरह, जैसे वो सब समझ में आ रहा है, कहते हैं जैसे पिस्टल और पिस्टल है। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमा कर भी पूछेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं कह तो रहा हूँ, अभी क्या है, मैं क्लासेस में ले रहा हूँ, ठीक है, आप ही सबके लिए। तो आपकी जो बातें हैं वो सब स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई कीजिए, मैं भी पढ़ा लूँ फिर, ठीक है, बाद में बात कर लिया जाएगा। ठीक है सुनिए। ओ, तो इनको अब बताइए, कॉल किए हैं उतने देर से हम समझा भी रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ लीजिए, या मैं फिर वीडियो लाऊंगा, फिर भी पूछ रहे हैं एक एक करके। तो इस तरीके से, इसीलिए कहते हैं, आप सभी कहते हैं सर कॉल नहीं रिसीव करते, फोन स्विच ऑफ रहता है। तो भैया परेशानी आप समझ सकते हैं ना, कब कॉल आ जाए कोई नहीं जानता, तो इसीलिए जी। चलिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने ये आपको बताया, सॉरी, हमने ये बताया कि जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं,
इसलिए कि जो संक्रमण तत्वों के जो डी कक्षक होते हैं, संक्रमण तत्वों के जो डी कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण होते हैं, क्या होते हैं जी, अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण मतलब होता है कि जो डी कक्षक है वो खाली होता है, और खाली होने के कारण ही वो जो क्या है, जो संक्रमण तत्व है वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। सीधी बात है, सीधी बात हमने क्या बताया कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। यही बात आप बोल देंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि संक्रमण तत्वों के जो डी कक्षक हैं वो अपूर्ण होते हैं, खाली होते हैं, आधे भरे होते हैं या आधे से भी कम भरे होते हैं या आधे से थोड़े अधिक भरे हुए होते हैं, मतलब खाली होते हैं, ये आप याद रखेंगे। और खाली होने के कारण ही वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो उसी को थोड़ा चढ़ा बढ़ाकर यहाँ पे लिखा गया है। अब इसको मैं पढ़ने से अच्छा है मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दूं कि वे यौगिक जिनमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इसमें डी कक्षक में अपूर्ण होते हैं, खाली होते हैं। खाली की जगह पर, अपूर्ण की जगह पर लिख सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके जो डी कक्षक है ना उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे लिख लीजिए, अपूर्ण ना लिखेंगे तो ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, हमने ये बताया कि वे यौगिक जिनमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे कोई भी यौगिक जिसमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, प्रायः रंगीन यौगिक बनाते हैं। देखिए मैं आपको कहूंगा ना, इसको छोड़िए, ये दोनों हमने जो लिखा है इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। सीधी बात, 2 लाइन में 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है, आप क्या बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं सबसे आसान, आप क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों के डी कक्षक में अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। समझ गए, एक बार और सुन लीजिए, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्वों के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए जी। सीधी बात है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें या जो हमने बोला है उसको बोलकर लिख लीजिएगा, उसको सुनिए पीछे ले जाकर और सुनकर लिख लीजिए, ठीक है। सर्दी, सर्दी तो भैया आज परेशान कर दिया क्लास में। अगला हमारा आता है 11th नंबर क्वेश्चन, लेंथेनाइड को परिभाषित कीजिए और लेंथेनॉइड की विशेषताएं लिखिए। अब लेंथेनॉइड क्या होते हैं दोस्त, इसको भी हम समझ लेते हैं। लेंथेनॉइड का मतलब क्या होता है, तो आप अगर आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना, तो आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियां होती हैं और इसको डी ब्लॉक सॉरी एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक में ये जो ऊपर वाला श्रेणी होता है इसी को लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं, इसी को लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। और ये जो नीचे वाला होता है इसको एक्टेनॉइड श्रेणी कहते हैं। तो हमें लेंथेनॉइड श्रेणी पढ़ना है, ठीक है, मतलब ऊपर वाला ये श्रेणी। तो इसको समझ लेते हैं, तो चलिए समझते हैं जी। तो सबसे पहली बात आता है लेंथेनॉइड। ये लेंथेनॉइड जब पूछेगा तो आप ध्यान से समझेंगे, और लेंथेनाइड संकुचन पूछेगा ना तो इसका उत्तर अभी आपको मिलेगा। यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, लेंथेनॉइड आप लिखेंगे। लेंथेनॉइड की परिभाषा देना है, तो लेंथेनॉइड की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, 3 बातें लिखेंगे। सबसे पहली बात लिखेंगे कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। मतलब 4f उपकोष आप समझते हैं ना, चौथी कक्षा के f उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ये बेसिक बात है, जो स्टूडेंट बेसिक क्लियर होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि लेंथेनॉइड तत्वों की अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, ठीक है। अगली बात आपको याद रखना है कि लेंथेनम जो La57 है लेंथेनम, तो लेंथेनम के बाद सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है। समझ गए, मतलब ये जो 2 हमने श्रेणी बनाया था ना,
दो श्रेणी बनाया था इस तरीके से। तो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला श्रेणी, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्वों को इसमें रखा गया है, 14 तत्वों को। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगली बात, लेंथनम के गुण। लेंथनम के गुण, ठीक है, La मतलब लेंथनम के गुणों में समानता होने के कारण इन्हें लेंथेनॉइड कहा गया। मतलब ये जो लेंथेनम, ये सभी जो जितने भी तत्व इसमें हैं, वो सब का गुण La से मिल रहा था, लेंथेनम से मिल रहा था। तो इसीलिए इनको हम सभी को हम लेंथेनॉइड श्रेणी कहते हैं। सीधी बात है जी। अगर आपको लेंथेनाइड कहता है या लेंथेनॉइड श्रेणी कहेगा, तो ये आप 3 लाइन जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये सबसे सिंपल में हमने यहाँ पर लिख दिया है, याद कर लीजिएगा। अगली बात आता है कि लेंथेनॉइड की विशेषताएं या लक्षण या गुण। तो लेंथेनॉइड की विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताओं में सबसे पहले आप लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनॉइड श्रेणी का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे। तो क्या हमने लिखा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, 5d 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और 6s2 होते हैं। मतलब अगर इसको अच्छे से लिखे तो 4f, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 4f 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन, फिर 5d 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और फिर 6s2, ये इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। और दूसरा, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। ये अभी हमने ऊपर ही बताया है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने जाना लेंथेनॉइड। अब इसकी विशेषताओं में पहला हमने जान लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके हिसाब से विशेषता हमने जान लिया। दूसरा आता है, दूसरा इसका विशेषता लक्षण या गुण में दूसरा आप लिखेंगे परमाणु आकार या आयनिक आकार। इसी में आपका ये जो हमने टॉपिक बताया था, ये कि लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, ये अब यहीं पे क्लियर होगा। ये टॉपिक, ये अगर लेंथेनाइड संकुचन कहता है तो यहां से लेकर और यहां तक आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताया गया कि लेंथेनॉइड, ये मान लेते हैं ये श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें हमें ये बात बताया गया ना कि लेंथेनॉइड श्रेणी में ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दाएं पक्ष है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? तो लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे ना, तो सबसे पहले क्या बढ़ता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। अब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जिसके कारण जो परमाणु का आकार होगा ना, वो छोटा होने लगेगा, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है। ये क्यों? तो नाभिकीय आकर्षण बल एक होता है जो केंद्र की ओर लगता है, जो नाभिक के केंद्र होता है ना, इसी की ओर लगता है। इसी के कारण ना इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु का आकार छोटा होने लगता है। तो इसी परमाणु का आकार छोटा होने की जो घटना है, इसी को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं या लेंथेनाइड आकुचन कहते हैं। तो परमाणविक आकार या आयनिक आकार क्या होगा? घटेगा। तो हमने यही लिखा है कि एलन श्रेणी, एलन मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या जो है और आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा ना, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण ये जो आयनिक आकार है या त्रिज्या, ये सब घट रहा है। तो इस घटना को लेंथेनाइड आकुचन कहते हैं। सीधी बात अगर हम आपको समझाए ना, सीधी बात, तो हमने ये बताया कि लेंथेनम मतलब एलन श्रेणी, ये लेंथेनम श्रेणी है। तो लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार जो होता है या परमाणु जो त्रिज्या होती है, उसका मान लगातार घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। और इस घटना को लेंथेनाइड आकुचन या संकुचन कहते हैं। सीधी बात है। अगली बात आप याद रखेंगे, भौतिक अवस्था।
भौतिक अवस्था में याद रखेंगे कि जो लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी तत्व हैं वो सभी चांदी जैसे चमकदार होते हैं और नर्म धातु के होते हैं। अगला, वायु में रखने पर तुरंत बदरंग हो जाते हैं, मतलब उसकी जो रौनक है, जो चमक है वो उड़ जाती है वायु में रखने पर। इनका घनत्व, तो बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो घनत्व क्या होता है और कठोरता बढ़ती है। अब ये धीरे धीरे छोटे होंगे तो अधिक कठोर ही तो होते जाएंगे ना, तो बाएं से दाएं जाने पर इनकी घनत्व और कठोरता बढ़ती है। आयनन एंथैल्पी, तो लेंथेनॉइड की प्रथम आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, इसलिए आयनिक यौगिक बनाते हैं। सीधी बात, ये सब गुण है, ये सब गुण आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, ले लिए ना। चलिए जी। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, थक गए हैं हम भी। पानी तो पी ही सकते हैं ना, आप भी पी लीजिए। हम्म, चलिए जी, चलिए, तो सीरीज आपका चल रहा है मजे से। अच्छा, मजा तो आ रहा है ना? अगर मजा आ रहा होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर आपको लगता है कि हाँ हम आपके लिए थोड़ा सा ही मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी स्टूडेंटों से मैं कहूंगा, ये सभी स्टूडेंटों से एक चीज मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट के पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और वो सब वीडियो देख पाए। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। जितने स्टूडेंट को लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो कर तो देंगे ना, चलिए कर दीजिएगा, ठीक है। अदर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहता दोस्त, ये तो आप सभी की इच्छाएं हैं। अगला आता है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देते हुए द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर बताना है, तो सीधी बात है, द्विक लवण किसे कहते हैं, तो सीधा हमने लिख दिया है दो सरल, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये लवण है, तो दो सरल लवणों लवण, ठीक है, जब दो सरल लवण एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नया लवण बनता है तो उसी को द्विक लवण कहते हैं। जब दो सरल लवण, ये एक छोटा सा लवण है, ये एक छोटा सा लवण है, ये लवण है, ये एक लवण है, तो जब दो सरल लवण आपस में मिलकर एक बड़ा लवण का निर्माण कर देता है, एक बड़ा लवण का निर्माण कर देता है, तो उसी को हम द्विक लवण कहते हैं। द्विक मतलब दो, दो से मिलकर बना हुआ लवण। तो दो सरल लवण जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो एक नया लवण बनता है और उसी को हम द्विक लवण कहेंगे। तो आशा करता हूं द्विक लवण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये हमारा है द्विक लवण। अगली बात यहाँ पे आता है उदाहरण में कि मोहर लवण जिसका सूत्र होता है FeSO4 इंटू FeSO4 कोष्ट में NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2O। तो ये आपको याद रखेंगे, इसमें क्या मिला है जी,
इसमें दो क्या मिले हैं, दो लवण मिलकर ये हमारा बनाए हुए हैं। अगला आता है एक फिटकिरी का भी हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये इसमें भी दो हमारे क्या, दो लवण मिलकर और क्या बनाए हैं जी, दो लवण मिलकर एक लवण का निर्माण किए हैं, ऐसी को द्विक लवण कहेंगे। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला आता है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक क्या है, तो जिन यौगिक में एक से अधिक आयन के, मतलब संकुल यौगिक क्या है कि जिन यौगिक में एक धातु आयन के चारों ओर कुछ आयन या अणु जुड़ते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। मतलब जब किसी, जैसे हम K4FeCN का होल 6 कह रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी, ये एक हमारा यौगिक है, तो जब किसी यौगिक के एक धातु आयन, मतलब मान लेते हैं ये हमारा Fe है, ये एक धातु है, तो जब किसी यौगिक में उपस्थित एक धातु आयन के चारों ओर क्या, चारों ओर कुछ आयन जुड़ते हैं, तो ये मान लेते हैं इसके चारों ओर ये Cn आयन जुड़ गए, तो इसके चारों ओर कुछ आयन जुड़ जाते हैं। ठीक है, आयन जुड़ जाते हैं या अणु जुड़ जाते हैं, तो उस यौगिक को ही हम संकुल यौगिक कहेंगे। क्या हमने बताया कि जिसमें उपस्थित किसी वे यौगिक जिसमें किसी एक धातु के चारों ओर अणु या आयन जुड़ जाते हैं, तो उस यौगिक को हम संकुल यौगिक कहते हैं। जैसे कि CuNH3 का होल 4SO4, जैसे K2SO4 K4FeCN का होल 6। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कहना बार बार पड़ेगा जी। अगला हमारा आता है लिगेंड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड को समझाइए। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थक भी गया हूं और लगभग 1 घंटे से अधिक क्लासेस हो गई हैं, और 1 घंटे की क्लासेस चलती है पर डे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि सर आगे की कैसे क्या पढ़ाई करेंगे, अभी सीरीज आएगा कि नहीं। बिल्कुल आएगा जी। अगर आप चाहते हैं तो ये सीरीज के लिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। सीरीज पार्ट 2 के लिए तो मैं जरूर इसका केमिस्ट्री का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। आगे के जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, सब हम कराएंगे जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अदरवाइज 2-3 रिक्वेस्ट है, आप जरूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं होंगे, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सभी सब्जेक्ट का, वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम तीनों को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी तक जो भी स्टूडेंट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपर नोट्स लेना चाहते हैं, वो इस नोट्स को ले सकते हैं। नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। मात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी मात्र 249 रुपए में आपको ये तीनों मिल जाएंगे। ओनली अगर फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं तो 199 नहीं बल्कि 169। ये अब आपको ऑफर के तहत जो गरीब स्टूडेंट हैं उनको 169 में फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज करके ये ऑफर का लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जी।